Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I'm again here with you all. Professional Practices BS Software Engineering, Lecture number 8, Ethical and Social Issues in Information Systems. ये कंटिन्यू है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेम हैं जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में आपने देखे. आज हम कुछ उसमें चीज़ें ऐड करेंगे. What ethical, social and political issues are raised by information systems? What specific principles for conduct can be used to guide ethical decisions? Why do contemporary information system technology and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property, and how have information system affected everyday life? अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड टू सिस्टम्स. अब ये बात हम बार बार स्टडी कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं इनके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ एथिकल और सोशल इश्यूज जो उनसे वो भी अराइज हो गए हैं बहुत सारे. तो अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, इस डायग्राम को आप देखें जिसमें नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस या नोरा की बात आपके सामने की जा रही है. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि 2 टाइप्स का डेटा है जो आपके मतलब यूज़ किया जा सकता है, प्रोफाइलिंग एंड नोरा या नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस नोरा NORA. तो किस तरीके से आप देखेंगे, जैसे ये नेम स्टैंडर्डाइजेशन मैच मर्ज सिस्टम है और यहाँ पे नोरा अलर्ट ये पुलिस की तरफ या उस अदारे की तरफ भेजा जा रहा है. और डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा है देखें, वॉच लिस्ट, इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम्स, कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम, टेलीफोन रिकॉर्ड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. यानी एक ही बंदे के मतलब जो डेटा आ रहा है वो वॉच लिस्ट में भी ये पुलिस का एक सिस्टम है जिसमें वो डेटा फीड कर रहे हैं हर बंदे के मतलब. अदरवाइज इंटरनेट से ये डेटा लिया जा सकता है वॉच लिस्ट के ये बंदा क्या कर रहा है, यानी रैकी वहाँ से डेटा आ रहा है. फिर इंसिडेंट एंड अरेस्ट सिस्टम्स जो फॉर एग्जांपल पर्स स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग या कहीं पे डकैती हो रही है या कोई मर्डर हो रहे हैं, उसका डेटा पुलिस के जिस सिस्टम में जा रहा है वहाँ से भी डेटा यहाँ पे भेजा जा रहा है. यहाँ पे नेम स्टैंडर्डाइजेशन मैच मर्ज सिस्टम आपका काम कर रहा है. इसके अलावा कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम जैसे मेट्रो पे या अल्फते पे या किसी और बड़े स्टोर पे जो परचेजेस हुई हैं वो वहाँ से भी डेटा लिया जा रहा है. जहाँ जहाँ पे ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ है या ऑनलाइन कहाँ कहाँ पे डेटा आपका गया है वो भी लिया जा रहा है. इस तरह टेलीफोन रिकॉर्ड्स जिसे CDR भी कहते हैं वो निकलवा के वो भी इस सिस्टम में जा रहे हैं. और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स जिस इदारे में वो बंदा काम करता है फॉर एग्जांपल वो सारा डेटा जो सा वो यहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे ये सारा मैच हो रहा है, मर्ज हो रहा है और नोरा अलर्ट्स जा रहे हैं कि इस बंदे की जो एक्टिविटीज़ हैं ये सस्पिशियस हैं. तो आप जस्ट इमेजिन करें कि किस तरीके से टेररिस्ट या क्रिमिनल्स जो से उनको ट्रेस आउट किया जा रहा है. और बिहाइंड द सीन सिस्टम कौन सा है, नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस नोरा सिस्टम. बेसिक कंसेप्ट्स फॉर एथिकल एनालिसिस. नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लाइबिलिटी है एंड ड्यू प्रोसेस. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टिंग द पोटेंशियल कॉस्ट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन फॉर डिसीजंस. पोटेंशियल कॉस्ट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन फॉर डिसीजंस कि आपने जो फैसला करना है उसमें आपकी ड्यूटीज, और अगर फॉर एग्जांपल वो डिसीजन सही नहीं होता तो क्या नुकसान उठाना पड़ेगा वो मैं खुद उठाऊंगा. इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना. यानी जो आपका फैसला है अगर वो ठीक नहीं था तो जिम्मेदारी भी आपने लेनी है. दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी जो आप करने जा रहे हैं उसके आप जिम्मेदार होंगे. दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी is a mechanism for identifying responsible parties.
जैसे कहते हैं जी आप कौन अकाउंटेबल है, वो कहते हैं जी ये जो काम हुआ है इसका अकाउंटेबल कौन है, किसको जिम्मेदार ठहराएं इसका। तो अकाउंटेबिलिटी मीन के किस बंदे को हम छानबीन करके किसके ऊपर इल्ज़ाम जाएगा, कौन बंदा अकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल ये जैसे अगर आप देखें कि पायलट्स के फेक सर्टिफिकेट्स की बात थी, तो किस बंदे ने इशू किए वो अकाउंटेबल होगा। लाइबिलिटी परमिट्स इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू रिकवर डैमेज डन टू देम। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, बस फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म में आग लग गई या वहाँ पे एथिकल सोशल इशू हुआ या इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आप उनसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये लाइबिलिटी कहलाएगी, आपके ऊपर लाइबिलिटी है। ड्यू प्रोसेस लाज एंड वेल नोन एंड अंडरस्टूड विद एन एबिलिटी टू अपील टू हायर अथॉरिटीज़। और अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी क्राइसिस में फंस जाता है, कुछ उससे गलत हो गया, तो वो किस तरीके से हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकेगा, अपील कैसे कर सकेगा, ये ड्यू प्रोसेस में इस सब कुछ इसका जिक्र होगा कि कानून क्या है और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है और किसको अपील की जा सकती है, ये ड्यू प्रोसेस होगा। एथिकल एनालिसिस 5 स्टेप्स प्रोसेस, 5 स्टेप्स में हम इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिस्क्राइब द फैक्ट्स, यानी सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या है, फिर उसको आपने क्लियरली डिस्क्राइब कर देना है। फिर नंबर 2 पे डिफाइन द कन्फ्लिक्ट और डायनेमा एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व। फिर आपने क्या करना है, डिफाइन द कन्फ्लिक्ट एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यूज इन्वॉल्व। आपने उसको कन्फ्लिक्ट को डिफाइन करना है और ये देखना है कि ये मसला एक्चुअली है क्या। आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, कौन कौन से लोग उससे मुतासर हुए हैं या कौन कौन से लोग उससे कनेक्ट हैं, ये आपने आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। और नंबर 4 पे आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट यू कैन रीजनेबली टेक, और वो ऑप्शंस आपने आइडेंटिफाई करनी है जिन पे आप काम कर सकते हैं, यानी जिन पे आप रीजनेबली जो मुनासिब हैं कि आप उनके ऊपर चलें ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आप सॉर्ट आउट कर सकें। और नंबर 5 आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर ऑप्शंस, और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ऑप्शंस अगर आपने चूज़ की तो इसके नताइज जो उनसे हैं वो कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। 6 कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 गोल्डन रूल इसमें आता है, फिर इमैनुअल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव आता है, और इसके अलावा डेस्क्रेट्स रूल ऑफ चेंज, ये 3 हम इसमें रूल जो से वो पढ़ेंगे। तो जो 6 कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल है इसमें नंबर 1 गोल्डन रूल, नंबर 2 इमैनुअल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और डेस्क्रेट रूल, और इसके अलावा हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल और रिस्क अवर्जन प्रिंसिपल और एथिकल नो फ्री लंच रूल, इस तरीके से ये 6 कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट होंगे। तो गोल्डन रूल एक्चुअली है क्या, ये है डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू, यानी सिर्फ वो करें जो बाद में आप बर्दाश्त कर सकें, यानी कहते हैं ना कि उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। तो गोल्डन रूल कहता है कि डू अनटू अदर्स, लोगों के ऊपर वो जुल्म करो जो अपने ऊपर आप बर्दाश्त कर सको। तो ये तो पहला रूल है। तो आप फॉर एग्जांपल एथिकली अगर कमज़ोर हैं और आपने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, जुल्म की इंतहा कर दी, तो एक दिन आप फंसेंगे, फिर आप माफ़ी मांगेंगे और लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो जुल्म सिर्फ उतना करें, बुरी हरकतें सिर्फ उतनी करें जितनी आप बाद में बर्दाश्त कर सकें। इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल लें, किसी को गाली वो निकालें जो आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि अगर आपको उसने आगे से गाली निकाल दी तो फिर झगड़ा हो जाएगा। मजाक भी उतना करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, यह है गोल्डन रूल। फिर इमैनुअल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव क्या है, वो कहता है जी इफ एन एक्शन इज नॉट राइट फॉर एवरीवन टू टेक, इट इज नॉट राइट फॉर एनीवन, यानी इफ एन एक्शन इज नॉट राइट फॉर एवरीवन टू टेक, अगर कोई एक काम है और लोग कहते हैं दफा करें यार ये काम नहीं करना, तो इट इज नॉट राइट फॉर एनीवन, तो वो किसी एक बंदे के लिए भी नहीं है। ये नहीं कि आप कहें लो सारे लोग कह रहे हैं यार ये काम ना करो, आप कहने मैं करके दिखाऊंगा, तो आपने जिद पकड़ ली, तो
तो आपने एक्चुअली इमैनुअल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की खिलाफ वर्जी की। वो क्या कहता है, वो कहता है जी अगर फॉर एग्जांपल एक काम है, सारे लोग कहते हैं इधर ना जाना यार, इस एंगल में ना जाना, तो आपको पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, आप भी ना जाओ। इट इज़ नॉट राइट फॉर एनीवन, यानी जो काम कोई भी नहीं कर रहा वो आप क्यों करना चाहते हैं, आप भी ना करें। ये इमैनुअल कैंट्स कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है। और फिर डेस्कार्ट्स रूल ऑफ चेंज क्या है, वो कहता है जी इफ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रिपीटेडली इट इज़ नॉट राइट टू टेक एट ऑल। वो काम जो बार बार नहीं किया जा सकता या दोबारा नहीं किया जा सकता उसको करें ही ना। बस दफ़ा ये होता है हम कहते हैं यार ये काम सिर्फ एक दफ़ा होगा तो उसको करें ही ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे वेबसाइट्स हैं, हर वेबसाइट आप बनाते हैं, नया डिज़ाइन देते हैं, तो वो मजदूरी में आप चले जाते हैं। आप सॉफ्टवेयर बनाएं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बार बार आप सेल कर सकें, काम वो करें जो आप बार बार कर सकें। सिर्फ एक दफ़ा काम जैसे चोर है, अब चोर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा वो चोरी कर लेता है, बार बार क्योंकि नहीं कर सकता, तो जब वो पैसे ख़त्म हो गए दोबारा क्या करेगा। तो इसलिए इफ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रिपीटेडली इट इज़ नॉट राइट टू टेक एट ऑल। वो करें ही ना काम, बिजनेस वो करें, कारोबार वो करें जो बार बार किया जा सकता हो और आसानी से किया जा सकता हो। फिर आपके पास यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है जी टेक द एक्शन दैट अचीव्स द हायर और ग्रेटर वैल्यू, यानी काम वो करें जिसकी आउटपुट बहुत अच्छी हो। बिजनेस वो करें, काम वो करें जिसकी आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिले। फिर रिस्क एवर्जन प्रिंसिपल है नंबर 5, टेक द एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट हार्म और लीस्ट पोटेंशियल कॉस्ट, यानी टेक द एक्शन वो काम आपने करना है जिसका नुकसान भी कम हो और उस पर खर्चा भी कम हो। तो एक अच्छा बिजनेसमैन वही काम करता है जिसमें रिस्क कम हो और कॉस्ट भी कम आए, फिर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और नंबर 6 एथिकल नो फ्री लंच रूल क्या है, assume that virtually all tangible and intangible objects are owned by someone unless there is a specific declaration otherwise। वो कहता है एथिकल नो फ्री लंच, यानी मुफ्त में खाना कोई नहीं। ये जहन में रखें कि जो भी आपके पास मौजूद है वो किसी न किसी का आपके पास है। अगर आपके पास बाइक है, हमारे पास जितना कुछ है ये हमारा बिलीफ है कि वो अल्लाह ताला का है सारा कुछ। जो आप ऑफिस में काम करते हैं, जो टेबल पे बैठे हैं वो किसी का है, ओनर का है। जो फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने लगे हैं वो भी किसी का है। एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी बनाकर यूज़ ना करें, कि वो मोबाइल फ़ोन रख के गया और आपने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं। तो एथिकल नो फ्री लंच रूल ये कहता है कि जो कुछ भी है, चाहे वो टेंजिबल है यानी नज़र आने वाला, या वो इनटेंजिबल ना नज़र आने वाला, वो सब कुछ किसी न किसी से बिलोंग करता है, वो किसी न किसी का हिस्सा है। अनटिल अनलेस डिक्लेरेशन हो जाए उसकी, वो आपके लिए उसको मखसूस कर दे, आपको दे दे। जब तक वो आपको नहीं देता वो किसी न किसी का वो हिस्सा है। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर हम बात करें, प्रोमोलगेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स AMA, ABA, AITP और ACM, ये हम इनको स्टडी कर चुके हैं। ACM को एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी और IEEE को हमने देखा। इसके अलावा AMA, ABA और AITP ये भी हैं जिनको आप गूगल सर्च कर सकते हैं। प्रोमिसेस बाय प्रोफेशंस टू रेगुलेट देमसेल्फ इन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, ये सारी की सारी इनका पर्पज़ ये है कि जो माशरा है उसको खुशगवार किया जा सके। और रियल वर्ल्ड एथिकल डिलेमास क्या है, वन सेट ऑफ इंटरेस्ट पिटेड अगेंस्ट अनदर, यानी जो मफादात हैं वो एक दूसरे से मुतसादम होते हैं। जो आपका फ़ायदा है वो किसी और का नुकसान है, जो किसी और का नुकसान है वो शायद आपका फ़ायदा हो। एग्जांपल इसकी है कि जैसे राइट्स ऑफ कंपनी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स वर्सेस वर्कर राइट्स टू यूज़ इंटरनेट फॉर शॉर्ट पर्सनल टास्क, यानी जैसे कंपनी कहती है जी इंटरनेट यूज़ करें ताकि प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सके, आप लोग रिसर्च करें और कंपनी को आगे लेके जाएं, और वर्कर्स अपने ज़ाती कामों के लिए व्हाट्सएप वगैरह अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ द यू कैन से वन सेट ऑफ इंटरेस्ट पिटेड अगेंस्ट अनदर। प्राइवेसी की हमने बार बार बात की। क्लेम ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी लेफ्ट अलोन, आप
कहते हैं यार मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे तनहा रहने दें, मेरी अपनी भी प्राइवेसी है। फ्री फ्रॉम सर्विलियंस और इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स, कि कोई बंदा मुझे मॉनिटर ना करे, ना कोई मुदाखलत करे, और कोई बंदा मेरे पास ना आए, ना वो अकेला बंदा, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट, ना ही गवर्नमेंट। क्लेम टू बी एबल टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, और मेरे मतलब कोई डेटा जो सा वो रिकॉर्ड ना करे। दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी। और यूएस प्राइवेसी प्रोटेक्टेड बाय, अब देखें पाकिस्तान में तो ये इतना इसको बेहतर नहीं लिया जा रहा प्राइवेसी को, जिसका जो दिल करता है सिंपल एक जहाँ से न्यू सिम लेते हैं वो भी आपका डेटा निकलवा सकता है, कोई ऑपरेटर आपका डेटा भेज सकता है 10,000 दे के, पूरी आपका जो वर्चुअल स्टेशन है वो सेल कर सकता है। नादरा का डेटा अवेलेबल है, इस तरह पीटीए का डेटा अवेलेबल है, पुलिस का डेटा अवेलेबल है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच उन्होंने की अमेरिकन ने, और फोर्थ अमेंडमेंट में अनरीजनेबल सर्च एंड सीजर, ये पहला तो उन्होंने काम ये किया, उन्होंने कहा जी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बंदा जो कहना चाहे वो कह सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एंड रीजनेबल सर्च एंड सीजर के, जब तक जुर्म साबित नहीं होता आप किसी बंदे के बारे में डेटा जो सब वो इकट्ठा नहीं कर सकते, नोरा टेक्निक्स उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। और एडिशनल फेडरल स्टेट्स, एग्जाम्पल प्राइवेसी एक्ट 1974, क्योंकि अमेरिका आज का कंट्री नहीं है हमारी तरह, उसको तो 200-300 साल हो गए बने हुए, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो सी ये अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में नंबर 1 सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग द कलेक्शन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और नंबर 2 basis of most US and European privacy laws based on mutually of interest between record holders and individuals, यानी जिनके पास डेटा है और जिसका डेटा है उनका आपस में दोनों का फायदा है उसमें, ऐसे कवानीन बने हैं। Illustrated and extended by FTC in 1998 to provide guideline for protecting online privacy, और इसके अलावा यूज टू ड्राइव चेंज इन प्राइवेसी लेजिस्लेशन हुई, जिसमें कोपा, ग्रैमलेक और इसके अलावा हिपा, ये एक्ट्स हैं, कोपा, ग्रैमलेक और हिपा। FTC FIP प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? नंबर 1 नोटिस अवेयरनेस, कोर प्रिंसिपल है इसका कि आप जौन सा वो नोटिस जौन सा उसकी मदद से डेटा जौन सा वो लेंगे। चॉइस कॉन्सेंट है कि आप उनसे इजाज़त ज़रूर लेंगे, उनकी मर्ज़ी इसमें शामिल करेंगे। और एक्सेस पार्टिसिपेशन है कि जब आप डेटा देखेंगे तो साथ में उस बंदे को भी बिठा लेंगे जिसका डेटा है। सिक्योरिटी, इन्फोर्समेंट, और ये तो लास्ट वाली स्टेजेस हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम सिक्योरिटी और इन्फोर्समेंट के बगैर उस बंदे की मुदाखलत के उसका डेटा जो सा वो एक्सेस कर लेंगे। यूरोपियन डायरेक्टर्स ऑन डेटा प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से इंटायरली उससे डिफरेंट हैं अमेरिकन से, लेकिन मिलते जुलते ऐसे हैं कि दोनों स्टैंडर्ड्स पे ही काम कर रहे हैं। रिक्वायर्स कंपनीज टू इन्फॉर्म पीपल व्हेन दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड डिस्क्लोज हाउ इट विल बी स्टोर्ड एंड यूज। तो जिस तरीके से आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको स्टार्ट में एग्रीमेंट आता है कि आपका डेटा जो सा वो इन मकासद के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड पे ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप आपको स्टार्ट में बताती है कि आपका ये जो एरिया है आपके सिस्टम का वो मैं यूज़ करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये आता है जी कि मैं आपका कैमरा यूज़ होगा, आपका माइक्रोफोन यूज़ होगा, तो ये देखें इन रूल्स को वो फॉलो कर रही हैं चीज़ें। इसके अलावा रिक्वायर्स इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ कस्टमर को वो एक लेटर या ईमेल कर देते हैं जी कि आपका डेटा जो सा वो हम देखने लगे हैं। इस तरह यूरोपियन यूनियन मेंबर नेशन कैन नॉट ट्रांसफर पर्सनल डेटा टू कंट्रीज विद नो सिमिलर प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ये यूनाइटेड स्टेट्स को यूरोपियन यूनियन जो सी वो डेटा नहीं देती, वो कहती है हमारे जो सिटीजन हैं इनका डेटा हम जो सा वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। और यूएस बिजनेसेस यूज सेफ हार्बर फ्रेमवर्क। अब ये सेफ हार्बर फ्रेमवर्क क्या है? इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग पॉलिसी टू मीट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन विदाउट इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट। तो सेफ हार्बर के तहत जो
यूएस बिजनेसेस हैं वो एक डेटा जो सा वो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो डेटा कि जो उनकी प्राइवेसी को मुतासर ना करे। दिस इज़ कॉल्ड सेफ हार्बर। गूगल पे आप इसको सर्च करें, बड़ा ज़बरदस्त फ्रेमवर्क है, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसके साथ आपका ये लेक्चर नंबर 8 कंक्लूड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिलसिले का एक लेक्चर अभी बाकी है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द आपको डिलीवर करूँगा। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।